नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। वीडियो जो ये आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट कोड CE 302 यानी कि स्टील स्ट्रक्चर उसका चैप्टर 6 यानी कि कॉलम बेसिस उस पर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कॉलम बेस होते क्या हैं, क्या काम होता है इनका। भाई जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसके नीचे नींव भरते हैं ना। नींव का काम क्या होता है कि जो बिल्डिंग और उसके ऊपर से जो भार आ रहा है उसको नीचे अर्थ के अंदर बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो उसके लिए नींव बनाई जाती है, फाउंडेशन बनाई जाती है। जैसे मकानों के लिए और बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए फाउंडेशन होती है ना, उसी तरह से कॉलम पे जब लोड आता है, कंप्रेसिव लोड, तो कॉलम को सीधा कभी भी ज़मीन पे खड़ा नहीं किया जाता है। बाकायदा एक बेस बनाया जाता है जिस बेस के माध्यम से कॉलम पर आने वाले भार को नीचे ट्रांसफ़र किया जाता है और वो जो होता है उसे अपन कहते हैं कॉलम बेस। अब कॉलम बेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्लैब बेस और एक होता है गजेटेड बेस। स्लैब बेस में सिंपल एक स्लैब की जो क्या बोलते हैं उसको बेस प्लेट काम आती है स्टील की। नॉर्मली वो स्क्वायर बेस प्लेट ही होती है जिस पे कॉलम खड़ा करते हैं और उसकी थिकनेस कैसे निकल जाती है इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। और उस बेस प्लेट के द्वारा हम कॉलम को अच्छी तरह से जोड़ते हैं, नीचे जो कंक्रीट का एक बेस बना उससे भी जोड़ते हैं ताकि वो सारा का सारा जो भार है वो नीचे ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। गजेटेड बेस के अंदर जो है मोटे तौर पर आप समझिएगा गजेट एंगल होते हैं, गजेट प्लेट होती है और एक बेस प्लेट भी होती है। तो बेस प्लेट को हम जोड़ते हैं गजेट एंगल से और गजेट एंगल को हम गजेट प्लेट से भी जोड़ते हैं जो कि कॉलम के फ्लैंजेस पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह से एक मजबूत बेस तैयार होता है। दोनों प्रकार की जो बेस प्लेट हैं उनकी डिज़ाइन आपके पाठ्यक्रम में है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हालांकि मैंने ये किया है क्योंकि 2016 के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 था, लेकिन ये मैं पहले कराना चाहूँगा। 2016 स्पेशल में आया था क्वेश्चन नंबर 27। एज पर IS 800 द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस इज कैलकुलेटेड एज। देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि जो स्लैब बेस है वो नॉर्मली स्क्वायर होती है। मैंने नॉर्मली वर्ड यूज़ किया था, ये रेक्टेंगुलर भी। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है ना उसके अंदर दोनों जो साइड्स होती हैं लेंथ और विड्थ अलग अलग होती हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ आप ध्यान देने की बात यह है कि आपके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है रेक्टेंगुलर स्लैब बेस। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। एनीवेज एज पर IS 800 द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस इज कैलकुलेटेड एज। ये आपको 4 फॉर्मूले दिए हैं। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना, बी वाला, ये ऑप्शन सही है कि भाई किस बेस पे स्लैब बेस की थिकनेस तय की जाती है। तो ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो आप इसको याद रख लेंगे ना तो आपकी बड़ा क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेगा, जो आपके 8 नंबर का, 12 नंबर का, 6 नंबर का जो भी आता है। √2.5 स्मॉल w अपॉन FI मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा MO। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्मॉल w है ना, क्या होता है कि जब सारा दबाव पड़ता है बेस प्लेट के माध्यम से नीचे ज़मीन में, तो नीचे से एक प्रेशर मिलता है, अपवर्ड प्रेशर।
तो ये जो W आपको दिख रहा है ना, ये प्रेशर फ्रॉम बिलो है, प्रेशर फ्रॉम बिलो, नीचे से प्रेशर मिलता है। और जो FI है, FI ये यील्ड स्ट्रेस आप जानते हैं स्टील के लिए, ये स्टील के ग्रेड पर निर्भर करती है। अब जो ये A और B है, A और B, A का मतलब होता है ग्रेटर प्रोजेक्शन, B का मतलब होता है स्मॉलर प्रोजेक्शन। आप स्लैब बेस पर जब कॉलम को रखेंगे तो कॉलम की जो पेरीफेरी है, कॉलम जिस दायरे में है उसके दोनों तरफ राइट एंगल पर, जैसे मान लीजिएगा कि ये आपकी जो स्लैब बेस है, इसे स्लैब बेस है, ठीक है ना, और ये जो कॉलम का पोर्शन है जिसमें कॉलम पूरा आ गया, जिसमें कॉलम पूरा आ गया वो ये हिस्सा है। अब आपके इधर बचा कुछ, ये दोनों बराबर होंगे, और इधर बचेगा, ये दोनों बराबर होंगे। अब हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा हो। वो तो जब आप सवाल करें, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पता पड़ेगा। मान लीजिए ये ज़्यादा है जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये A हो गया और ये B हो गया, बस। ये A और B जो हैं इसमें दे रखे हैं, A² - 0.3 B²। A का मतलब ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ स्लैब, अपने जो बेस प्लेट बियॉन्ड द कॉलम, और स्मॉल b क्या है, स्मॉलर प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड द कॉलम। कॉलम के बाद में जो जगह बचती है वो प्रोजेक्शन जो है वो अपन A और B कहेंगे, बड़ा वाला A और छोटा वाला B। तो ये इसमें हो गया। और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए सारा क्वेश्चन के अंदर, या दिया होगा या आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं पहले, जो चैप्टर 1 किया था उसमें भी इसकी बात कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है 2016 स्पेशल के अंदर, कि इससे आपको जो स्लैब बेस की जो थिकनेस है वो मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपको थिकनेस मिली 18 पॉइंट कुछ mm, तो उसको 20 ले लेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं पहला वाला, द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि जो बेस प्लेट की थिकनेस होती है, जब कुछ नहीं कहा ना तो आप ये मान के चलो कि ये अपने स्लैब बेस ही है, जब कुछ नहीं कहा जाए, वरना कहता है कि गजेटेड बेस कहता। अगर कभी कोई सिंपली बेस प्लेट कहते हैं, सिंपली बेस प्लेट, तो उसका मतलब होता है स्लैब बेस। जब तक ये हम गजेटेड यूज़ नहीं करेंगे वो गजेटेड बेस नहीं होगा। द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज डिटरमाइंड बाई, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन सही है पहला वाला। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट की जो नमन सामर्थ्य है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, उस पर निर्भर करती है कि इसकी मोटाई कितनी होगी। बाकी जो है ना, देखिए ये वाला है शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्लेट, शीर्ष पे इसमें असर नहीं पड़ता इस चीज़ का। बीरिंग स्ट्रेंथ नो बाबा, कोई नहीं कैसे, ये तो है ही है पहला, तो ये तो कैसे हुआ ये, अब इस बात को समझाता हूँ। इस पे डिपेंड क्यों करता है, कैसे करता है। अब जरा फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूले में A और B तो डायमेंशंस हैं, ये कांस्टेंट है, आपको पता है कितना होता है। ये जो है स्मॉल w, ये प्रेशर फ्रॉम बिलो है, और ये जो आप देख रहे हैं FI, ये यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है। यानी कि जब बेंडिंग होती है किसी प्लेट की तो यील्डिंग किस पे होती है, वो है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई प्रॉपर्टी किसकी, फ्लेक्सरल, नमन, मुड़ने के प्रति कितना सामर्थ्य है, यानी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। तो जब कभी भी आपको किसी बेस प्लेट की, यानी कि स्लैब बेस प्लेट की थिकनेस पता करनी हो, तो बेस प्लेट की जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होती है FI, उसके ऊपर तय होती है कि थिकनेस क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी तो T की वैल्यू भी बढ़ेगी घटेगी, ध्यान देना इस चीज़ का। बाकी तो सारा जो आपको लोड वगैरह दे रहे तो उसके बेस पे ये सब निकल जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए, और ये 2 ही अब तक आया एग्ज़ाम में। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ 3 अपने मन से, क्या पता आ जाए। मुझे इस बार इसके आने की संभावना लगती है। इसके देखिए, गजेटेड बेस जो होता है उसमें हमको जो बोल्ट से जोड़ना होता है, किसको, फ्लेंज को और गजेट ब्लेड को। इसके अलावा बोल्ट से जोड़ना होता है गजेट एंगल को गजेट प्लेट से भी।
तो जो जो बोल्ट की डिज़ाइन होती है ना, तो बोल्ट की डिज़ाइन किस बेस पे होती है कि जो बोल्टेड कनेक्शंस हैं सारे, उसको टोटल लोड लेना कितना है, किस लोड के लिए वो बोल्ट डिज़ाइन किए जाएंगे, किस लोड को वहन करने के लिए, किस लोड को सहन करने के लिए बोल्ट डिज़ाइन किए जाएंगे। तो उसके लिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्या होता है कि अगर जो कॉलम का बेस है वो प्रॉपरली मशीन फॉर बियरिंग है, मशीन मतलब बहुत अच्छी तरह से उसको लेवल एकदम बियरिंग के लिए तैयार किया गया है। एक वर्ड यूज़ किया मैंने हिंदी में, देखिएगा, गजेटित आधार में यदि अक्षीय भारित स्तंभ यानी कि एक्सियली लोडेड कॉलम फुल बियरिंग के लिए प्रॉपरली मशीन्ड हो। बियरिंग का मतलब होता है नीचे जब टिके हो तो कोई बीच में दिक्कत नहीं हो, कॉलम का जो बेस है और जिस पे आप उसको टिका रहे हो बेस प्लेट पर, उसके बीच में अच्छा कनेक्शन हो जाए, बिल्कुल पूरी सतह आपस में मिल जाए स्मूथली, कहीं उबड़ खबड़ नहीं हो। इसे कहते हैं कि प्रॉपर्ली मशीन किया गया है कॉलम के बेस को। अगर ऐसा किया गया है तो ऐसा माना जाता है कि जितना कॉलम पे वज़न आ रहा है उसका 50% उठाया जाएगा बोल्टेड जॉइंट के द्वारा। मेरे मुँह से बार बार रिवेट निकल रहा है, क्योंकि पहले हमने जब पढ़ा था कॉलम वगैरह तो उस समय बोल्टेड कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, रिवेटेड ही हुआ करते थे। अभी तक भी वो दिमाग पे और वो मुंह पे वो रिवेट चल रहा है, रिवेट छूटता ही नहीं है। लेकिन अब आपके रिवेट नहीं है, आपके बोल्टेड कनेक्शन हैं, तो बीच में थोड़ा सा बताना पड़ गया मेरे को ये। तो अगर वो प्रॉपर्ली मशीन्ड है तो 50% जो है लोड किसका, एक्सियल लोड का 50% वो कनेक्शन के द्वारा वहन किया जाएगा, और इसी आधार पर जो है बोल्टेड कनेक्शन जो होंगे उसकी डिज़ाइन की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें होगा एक ऑप्शन 50%, 100% भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है। आपको 50% पे क्लिक करना है, मतलब कि टिक लगाना है। अच्छा, कभी मान लीजिए ये कह दिया जाए कि जो कॉलम का जो बेस है वो फुल बियरिंग के लिए प्रॉपर्ली मशीन्ड नहीं है, इज़ नॉट मशीन्ड फॉर फुल बियरिंग। उस केस में 100%, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लें, अगर मशीन प्रॉपर्ली है तब तो 50%, और प्रॉपर्ली मशीन्ड नहीं है तो 100% लोड बोल्टेड कनेक्शन के द्वारा लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन और है चौथा जो मैंने बनाया, देखिएगा, ये गज़ट एंगल है, ये बेस प्लेट है, इसमें एक लाइन मेरे ख्याल से और होनी चाहिए थी गज़ट प्लेट के लिए, इसमें एक लाइन में और बना देता हूँ गज़ट प्लेट के लिए। ये गज़ट प्लेट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो कॉलम का फ्लैंज है ये पूरा, एक्चुअली ये फ्लैंज तो ये है और ये वेब का पोर्शन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कॉलम है। ये गज़ट प्लेट है, ये गज़ट एंगल है, और ये आपके बेस प्लेट है। तो इस बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है उसके लिए हमें एक क्रिटिकल सेक्शन लेना पड़ता है, जिस पर मोमेंट निकालने के आधार पर उसको जो मोमेंट निकलता है ना उसके बेस पे इसकी थिकनेस तय होती है। तो वो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो मैंने देखिए मार्क कर दिया, ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सेक्शन 1-1 ये वाला, ये कहाँ से लिया है मैंने, ये जो गज़ट एंगल है ना इसकी जो वर्टिकल लेग है उसका एक पोर्शन तो जुड़ा हुआ है गज़ट प्लेट से और दूसरा इधर ये वाला, तो यहाँ से एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे, वर्टिकल वो सेक्शन लाइन जो होगी ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, फिर इस सेक्शन पर कितना मोमेंट उत्पन्न हो रहा है वो होगा कैंटिलीवर एक्शन से, और उसके आधार पर हम तय करेंगे इसकी बेस प्लेट की मोटाई। तो ये आपको एग्जाम में हो सकता है कि 3-4 सेक्शन दे दे, 4 सेक्शन दे दे, एक यहाँ दे दे, एक यहाँ दे दे, एक सेंटर दे दे, एक यहाँ दे दे, तो आपको वो सेक्शन चुनना है जो इस प्रकार का हो, जो वर्टिकल लेग है गज़ट एंगल की उसका ये वाला एंड, ये वाला नहीं जुड़ा हुआ नहीं, ये वाला। ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्रिटिकल सेक्शन होता है, और ये अगर आपको याद है तो आपको बड़ा सवाल करने में भी बड़े, आज अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बात से। और अंतिम इस वीडियो का देखिएगा, ये मैंने एक फिगर बनाया है,
इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो है बेस प्लेट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कॉलम का फ्लैंज है, ये गज़ेट प्लेट है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला गज़ेट एंगल है, ये मैंने बनाया है गज़ेट एंगल। और ये गज़ेट एंगल है ना, उसकी पूरी डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे ये बेस प्लेट है। ये जो रिवेट आप देख रहे हैं ये वाले, ये रिवेट जो हैं वो गज़ेट एंगल को, ये ना, ये आपका जो गज़ेट एंगल दिख रहा है उसको गज़ेट प्लेट से जोड़ रहे हैं। ये लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, फिर मैं रिवेट बोल गया, रिवेट नहीं भाई बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट गज़ेट एंगल टू गज़ेट प्लेट, ये वाले, ये वाले। और ये जो आप देख रहे हैं बोल्ट, ये वाले, ये इस गज़ेट एंगल को जो है सॉरी गज़ेट एंगल, ये जो कॉलम का जो फ्लैंज है, इस कॉलम के फ्लैंज को गज़ेट प्लेट से जोड़ रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कॉलम फ्लैंज टू गज़ेट प्लेट। तो ये आप ध्यान रखें, नॉर्मली इन दोनों को बराबर रखा जाता है। तो आप देखेंगे गिनती करने में, आप देखेंगे ये 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। हालांकि ये 4 जो बोल्ट हैं कॉमन हैं, ये वो बोल्ट हैं जो दोनों में आते हैं, यानी जो कि कॉलम के फ्लैंज को गज़ेट प्लेट से भी जोड़ते हैं और जो कि गज़ेट एंगल को गज़ेट प्लेट से भी जोड़ते हैं, कॉमन है ये। लेकिन ये वाला जो है बहुत एक फिगर है इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इस प्रकार अरेंजमेंट करना चाहिए। तो ये मैं इतने ही क्वेश्चन कर पाया इसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आने की संभावना इस चैप्टर में होती नहीं है। अब तक केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको 3 और करा दिए, 1 2 और 3, क्या पता इनमें से कोई आ जाए, नहीं तो ये आपके बड़े क्वेश्चन करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लें। मैं सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास। देखिए, सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी पर्सन ने वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो उस चैनल पे जब कभी भी कोई अच्छी बात होगी इंजीनियरिंग की जो आपकी भी काम आएगी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी तो मान लीजिए 100-150 बच्चे हैं तो उसको हम अलग अलग भेज सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए लाखों बच्चे होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे, उनको एक एक को भेजना पॉसिबल नहीं होता कोई मैटर। तो उस केस में क्या होता है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होता है ना, तो उनके पास में नोटिफिकेशन जाता है, वो चीज़ चली जाती है और इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आपको अगर कोई लाभ इस माध्यम से मिल रहा है, तो ये लाभ और भी कई लोग ले सकते हैं अगर वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो बगैर मेरे उनके मोबाइल पे कोई चीज़ भेजे हुए उनको सीधे ही मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको तो लाभ हो रहा है इमीडिएटली, और मुझको लाभ होगा आफ्टर फ्यू मंथ्स। जब मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे और 1000 हो जाएंगे, उस समय हो सकता है कि मेरे को कुछ इनकम होनी शुरू हो जाए यूट्यूब के माध्यम से। ओके, थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो।